हेलो स्टूडेंट्स, स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम इस सेशन में प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण जानेंगे, जिसमें हमारा मेन टॉपिक चल रहा है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिससे संबंधित 3 वीडियो और भी हम बना रखे हैं। यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि व्यतिकरण को समझने के लिए वो तीनों वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगी। पहले वीडियो में आपको अध्यारोपण बताया गया है, अध्यारोपण का सिद्धांत बताया गया है, तरंग का समीकरण क्या होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे उसको व्यक्त किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। दूसरे पार्ट में आपको बताया गया है कला असंबद्ध और कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में। और तीसरे पार्ट में आपको बताया गया है प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो आज आपका पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये एक डेरिवेशन है, काफी कुछ लंबी वीडियो हो सकती है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में बहुत ही कम आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस, ये टॉपिक है आज का हमारा, प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। जो तीनों वीडियो आपको दी गई हैं, उन तीनों वीडियो में जो भी आपको बताया गया है उन सबका उपयोग होगा यहाँ पर। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप अगर नहीं देखे हैं उन वीडियो को तो आप जाके वहां से जरूर देख लीजिए। तो देखिए, शुरू करते हैं। हम मानेंगे, माना किसी माध्यम में समान आवृत्ति की 2 कला संबद्ध तरंगे क्रमशः y1 = a1 sin ओमेगा इंटू टी और y2 = a2 sin ओमेगा इंटू टी प्लस फाई अध्यारोपित होती हैं। चलिए लिखते हैं हम यहां पे, माना, क्या बोला हमने, माना किसी माध्यम में, माना किसी माध्यम में समान आवृत्ति की 2 कला संबद्ध प्रकाश तरंगे क्रमशः y1 = a1 sin ओमेगा इंटू टी तथा y2 = a2 sin ओमेगा इंटू टी प्लस फाई अध्यारोपित होती हैं। तो ये देखिए, हमारा एक छोटा सा स्टेटमेंट हमने माना है, माना किसी माध्यम में समान आवृत्ति की
माना किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगे क्रमशः y इक्वल टू a1 sin ओमेगा इंटू टी तथा y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा इंटू टी प्लस फाई अध्यारोपित होती हैं। अब इसमें देखिए दो तरंगों को दिया जा रहा है। ये y जो होता है वो तरंग का विस्थापन होता है। दो अलग अलग तरंगों को व्यक्त करने के लिए y और y1 और y2 से दर्शाया जा रहा है। और a जो होता है वो आयाम होता है, जिसको हम a1 a2 लिख रहे हैं दोनों अलग अलग तरंगों के लिए। ओमेगा इंटू टी दोनों तरंगों की एक कॉमन कला है। और उसके बाद दूसरे में ये जो फाई है, ये फाई पहली वाली तरंग से कुछ ज्यादा कला में दिखाया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि दोनों तरंगों के बीच में कलांतर है। कितने का कलांतर है? फाई का। जैसे अगर ओमेगा इंटू टी को हम 90 अंश मान लें तो फाई अगर उसमें जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका साइन 90 और ये 90 प्लस कुछ और। अब वो कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पर कलांतर है वो नियत रहेगा, क्योंकि यहाँ कला संबद्ध की बात की गई है। कला संबद्ध स्रोत से निकलने वाली तरंगों की जो कलाएं होती हैं वो या तो शून्य में होती हैं या तो फिर कैसी होती हैं, कोई नियत मान में होती हैं। तो यहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट्स लिखा हो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम मानते हैं कि अध्यारोपण के फलस्वरूप, मतलब यहाँ पर दिया गया ना कि माना किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगे क्रमशः y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा इंटू टी तथा y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा इंटू टी प्लस फाई अध्यारोपित होती है। लिखा जाए यदि अध्यारोपण के फलस्वरूप तरंगों का परिणामी विस्थापन y हो तो हम जानते हैं, हम लिखेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2। अध्यारोपण में बताया गया है कि जब तरंगे एक दूसरे से मिलती हैं तो उनका जो परिणामी विस्थापन होता है उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो दो तरंगे हैं जिसमें पहले का विस्थापन y1 है, दूसरे का विस्थापन y2 है। दोनों क्या करती हैं? अध्यारोपित होती हैं। तो अध्यारोपण के फलस्वरूप मान लिया गया, कंडीशन रख दी गई, यदि अध्यारोपण के फलस्वरूप तरंगों का परिणामी विस्थापन y हो तो क्या मिलेगा? y इक्वल टू y1 प्लस y2। हम यहां से लिख सकते हैं या y इक्वल टू y1 का जो मान है, देखिए वहां पर है a1 साइन ओमेगा इंटू टी और प्लस यहां देखिए y2 का मान है a2 साइन ओमेगा इंटू टी प्लस फाइव। अब देखिए ये एक समीकरण आपको दिख रहा है। इस समीकरण को और सिंपल करें अगर हम तो लिख सकते हैं y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा इंटू टी प्लस a2, यहाँ कॉमन कर लीजिए और ये देखिए साइन a प्लस बी जैसा है। और आपको पता है साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो ये जब टूटेगा तो हो जाएगा साइन ओमेगा इंटू टी कॉस फाइव और प्लस कॉस ओमेगा इंटू टी साइन फाइव। ये इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसी के रूप में इसको तोड़ा गया है। अब आगे देखिएगा y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा इंटू टी प्लस, अब इसका हम अंदर गुणा कर देंगे a2 का, तो a2 साइन ओमेगा इंटू टी कॉस फाइव और प्लस a2 का यहाँ गुणा होगा तो हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा इंटू टी साइन फाइव। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, देखिए इसमें a1
साइन ओमेगा इंटू टी, और इसमें देखिएगा आपको यहाँ पर A2 साइन ओमेगा इंटू टी, दोनों में साइन ओमेगा इंटू टी कॉमन है तो हम कॉमन कर सकते हैं। हम लिखेंगे या y इक्वल टू, दोनों में साइन ओमेगा इंटू टी कॉमन कर लीजिए तो आपको यहाँ मिलेगा A1 इसमें, और इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा A2 cos फाई, ये देखिए, और ये कॉमन हो गया है आपका साइन ओमेगा इंटू टी। उसके बाद प्लस ये वाला, इसमें तो अब भाई ये तीसरा पद अकेले है, कुछ कॉमन नहीं होगा तो इसको लिखेंगे A2 cos ओमेगा इंटू टी साइन फाई। अब देखिए ये जो समीकरण मिलता है इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। देखिए क्या है, इसके बाद हम मान लेते हैं कंडीशन, माना A1 प्लस A2 cos फाई इक्वल टू A cos अल्फा। अब देखिए ये जो A1 प्लस A2 cos फाई है इसको माना जा रहा है A cos अल्फा, जहां A व अल्फा नए नियतांक हैं, और यहां पर हम मान सकते हैं A2 साइन फाई, जिसके साथ फाई है उसी को माना जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा A साइन अल्फा। देखिए फाई जो है वो कलांतर है, और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, लिखेंगे जहां क्या है, जहां जहां A व अल्फा नए नियतांक हैं, नए नियतांक हैं। ठीक, अब नियतांक में अगर आपसे पूछ लिया जाए A क्या है, तो A परिणामी आयाम है और अल्फा परिणामी कलांतर है। तो ये मिल गया आपको, इसको समीकरण नंबर आप 2 बना दीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 बना दीजिए। ठीक है, अब आप यहां लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। जब इन तीनों समीकरण को आप हल करते हैं तो हल करने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y इक्वल टू, देखिए A1 प्लस A2 cos फाई की जगह पर A cos अल्फा रखा जा सकता है, और A2 साइन फाई की जगह पर A साइन अल्फा रखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका A cos अल्फा, बाहर है आपका साइन ओमेगा इंटू टी, प्लस A2 साइन फाई की जगह पर आप A साइन अल्फा रखेंगे। ध्यान दीजिए, तो जब आप A साइन अल्फा रखेंगे तो हो जाएगा A साइन अल्फा इंटू कास ओमेगा इंटू टी, तो पहले से यहाँ पे कास ओमेगा इंटू टी हो गया। दोनों में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में आपको A कॉमन मिल रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू A कॉमन कर लीजिए, और यहां मिल जाएगा आपको cos अल्फा साइन ओमेगा इंटू टी, देखिए cos अल्फा साइन ओमेगा इंटू टी, और प्लस साइन अल्फा, और इसके बाद है आपका cos ओमेगा इंटू टी। तो ये देखिए आपका एक समीकरण है, साइन A cos B, cos से साइन B जैसा। तो यहां से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू A, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा इंटू टी प्लस अल्फा। ये एक आपका समीकरण मिलता है, और इस समीकरण से हमें क्या समझ में आता है कि व्यतिकरण के बाद जब तरंगे आपस में मिलती हैं तो एक नए तरंग के रूप में कार्य करती हैं, जिसमें परिणामी विस्थापन y है, परिणामी आयाम A है, साइन ओमेगा इंटू टी प्लस अल्फा। मतलब तरंग का रूप बदलता नहीं है, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। y इक्वल टू A साइन ओमेगा इंटू टी प्लस अल्फा दर्शाता है कि तरंगें मिलकर एक नई तरंग जैसी व्यवहार करती हैं। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 व 3 के वर्ग करके जोड़ने पर
समीकरण 2 व 3 के वर्ग करके जोड़ने पर। जब इनको जोड़ेंगे, देखिए समीकरण 2 का आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो पद है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a cos अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हल करिए जरा। जब इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई, और इधर हो जाएगा आपका a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार जब समीकरण 3 का वर्ग करेंगे तो इसमें सिंगल सिंगल पद है, इसको हम लिख सकते हैं a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, देखिए जो वर्ग होगा, इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको यहां इसको जोड़ देना है। जोड़िए, देखिए आपको क्या मिलता है। ये हो जाएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दोनों में कॉमन दिख रहा है कुछ, क्या a2 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लेंगे। यहां बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस 2a1 a2 cos फाई इक्वल टू, इन दोनों में देखिए आपको a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका मान देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहां हो जाएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 2a1 a2 cos फाई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। इसको अगर हम घुमा के लिखें सही तरीके से तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये हमको एक समीकरण मिल गया जिसको कहते हैं तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी आयाम का समीकरण। तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप प्राप्त परिणामी आयाम का समीकरण, जो कि परिणामी आयाम का वर्ग बराबर पहली तरंग के आयाम का वर्ग धन दूसरी तरंग के आयाम का वर्ग धन 2 गुणे पहली तरंग का आयाम गुणे दूसरी तरंग का आयाम गुणे cos फाई, मतलब कि दोनों तरंगों के बीच के कलांतर की कोज्या। ठीक, तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसको नोट करिए, देखिए जगह कम है, हमें हम मिटा के कुछ आगे इसको बताएंगे। आगे देखिए क्या है, अब इस समीकरण की जरूरत हमें पड़ेगी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद ये जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये यहां से हमको एक शर्त मिलेगी, लिखेंगे हमें ज्ञात है कि किसी तरंग की तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, या हम कह सकते हैं I इक्वल टू k इंटू a स्क्वायर। अगर ये है, मतलब कि परिणामी तीव्रता अगर I मान लिया जाए तो परिणामी तीव्रता अनुक्रम अनुपाती होगी परिणामी आयाम के वर्ग के। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, अनुक्रम अनुपाती का चिन्ह हटेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा I इक्वल टू k a स्क्वायर, जहां k एक नियतांक है, जहां k नियतांक है। ठीक, अब आगे देखिए, अगर
आई बराबर इतना मिल सकता है, तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार क्या मिल जाएगा, I1 बराबर के A1 स्क्वायर तथा I2 बराबर क्या मिलेगा आपको, के A2 स्क्वायर, इतना मिल जाएगा। अब अगर आप यहां से ए स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो ए स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा I बाई के मिलेगा, और इसके लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए हम क्या लिख सकते हैं आगे। इसलिए यहां पर I बराबर के का मान चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर है ना, देखिए ए स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर का जो मान है ए स्क्वायर, यह आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। चलिए अब के का गुणा कर दीजिए अंदर, तो ये देखिए I इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, I इक्वल टू मिलेगा आपको के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2, क्या लिख सकते हैं हम, 2, ये गुणा हो जाएगा के का, तो के A1 A2 cos फाई। अच्छा यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, I1 बराबर के A1 स्क्वायर, I2 बराबर के A2 स्क्वायर है, तो यहां पे लिख सकते हैं या I इक्वल टू के A1 स्क्वायर की जगह पर I1 प्लस के A2 स्क्वायर की जगह पर I2 और प्लस 2 के A1 A2। अब के A1 A2 क्या है इसको समझिए, के A1 A2 मतलब अगर आप I1 I2 का गुणा कर दीजिए, यही देखिए अगर आप I1 I2 का I1 गुणे I2 किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा के स्क्वायर, देखिए दोनों का गुणा हो जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, और हमको केवल अगर के A1 A2 चाहिए तो इन तीनों को लिखा जा सकता है I1 I2 इक्वल टू के A1 A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर है, तो केवल के A1 A2 बराबर हमको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट I1 इंटू I2। ध्यान से समझिए इसको, तो अगर हमको के A1 A2 का मान रखना है, के A1 A2, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट I1 इंटू I2 cos फाई। तो ये चीज आपकी, ये एक समीकरण मिल गया। प्रकाश के व्यतिकरण में प्राप्त परिणामी तरंग का समीकरण है, लिखेंगे प्राप्त समीकरण को व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तीव्रता का समीकरण कहते हैं। देखिए जहां डाउट हो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए ये हमने आपसे कहा था कि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी क्योंकि ये डेरिवेशन है, जहां आपको कम समझ में आ रहा हो आप उसको स्किप करके 2 बार 3 बार 4 बार देखने की कोशिश करिए। आई होप आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक, क्योंकि ये बहुत कठिन नहीं है, बस केवल आपको समझना है थोड़ा सा और आप जरूर समझ ले जाएंगे, कुछ कठिन नहीं है। तो ये जो आपको मिला I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई, ये जो समीकरण मिला है आप इसको समीकरण नंबर 4 समझिएगा और ये जो समीकरण है समीकरण नंबर 5 समझिएगा। अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 5 की आपको स्थिति मिलेगी। ये देखिए इसको हम मानक समीकरण कहते हैं। प्राप्त समीकरण व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तीव्रता का समीकरण है या प्राप्त समीकरण
आपको बताया गया है व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है समपोषी, एक होता है विनाशी। अब समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या मिलेगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या मिलेगा, इसके लिए हम समझेंगे। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं समपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियां। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपको मिला है I=I1 + I2 + 2I1 I2 cos phi, इसके लिए हम समपोषी और विनाशी की स्थिति जानेंगे। चलिए उसकी तरफ चलते हैं। हाँ तो देखिए आपको एक समीकरण मिला है, कैपिटल A² = स्मॉल a1² + स्मॉल a2² + 2a1 a2 cos phi। आपने इसको समीकरण नंबर 4 माना था, और एक समीकरण और मिला है आपको। इसको जब हल किया गया तो आपको मिला है I=I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। ये आपको समीकरण नंबर 5 मिला है। ये परिणामी आयाम का समीकरण है, ये परिणामी तीव्रता का समीकरण है। अब आगे देखिएगा, हमें व्यतिकरण के एक मानक रूप प्राप्त हो चुके हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, तो हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 क्या, समपोषी व्यतिकरण के लिए समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगा। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो समपोषी व्यतिकरण क्या होता है ये पता होना चाहिए। एक बार हम बता रहे हैं, आपको दोहरा रहे हैं। समपोषी व्यतिकरण इससे पहले बताया गया है। समपोषी व्यतिकरण का मतलब होता है कि व्यतिकरण की अवस्था में माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, उन बिंदुओं के व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी वहां समपोषी व्यतिकरण होगा। तो तीव्रता अधिकतम कैसे होगी, कब प्राप्त होगी, अगर इसकी जानकारी देखनी है, इसकी जानकारी लेनी है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। I=I1 + I2 + 2I1 I2 cos phi और A² = A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi। इन दोनों समीकरण को देखने के बाद हमें यह समझ में आता है कि यदि इनके आयाम या तीव्रताएं कांस्टेंट मान ली जाएं तो हमारा जो परिवर्तन दिखेगा वो किस पर होगा, कलांतर पर निर्भर करेगा, फाई पर निर्भर करेगा, है कि नहीं है। तो अगर कलांतर फाई पर निर्भर करेगा तो यही मान को बढ़ाएगा भी, यही मान को घटाएगा भी। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए फाई का मान क्या रखा जाए कि तीव्रता मैक्सिमम प्राप्त हो या आयाम मैक्सिमम प्राप्त हो। इस समीकरण का मैक्सिमम मान तभी प्राप्त हो सकता है जब इस समीकरण में सब योग किया जाए। अब योग करने का मतलब ये तो पॉजिटिव है, इसमें तो कोई स्थिति नहीं होगी, ये भी पॉजिटिव है, इसमें भी कोई स्थिति की बात नहीं है। इसके साथ कॉस जुड़ा हुआ है, कॉस फाई जुड़ा हुआ है। कॉस के साथ जब कोण लगेगा तो कॉस के दो तरीके से मान मिलते हैं, प्लस में भी मिलते हैं, माइनस में भी मिलते हैं। अगर यहाँ माइनस में मिल जाएगा तो ये मान नेगेटिव हो जाएगा, जो कि कम हो जाएगा, और हमको कम नहीं चाहिए, समपोषी के लिए अधिक चाहिए। अधिक का मतलब cos phi का मान प्लस में हो, और प्लस में होने के साथ साथ आपको एक चीज और भी नोट रखना चाहिए कि cos का मैक्सिमम मान +1 होता है। तो cos का मैक्सिमम मान अगर +1 होता है तो समपोषी व्यतिकरण के लिए फाई इक्वल टू, अब cos कितने का मान 1 होता है जरा बताइए, cos कितने का मान 1 होता है। cos 0 अंश का मान 1 होता है, और अगर cos 0 अंश का मान 1 होता है तो हम क्या लिखेंगे, 0 अंश का मतलब, cos 0 अंश का मतलब यहां हो जाएगा आपका 0, ठीक। और उसके बाद आपका 2 पाई का मान 1 होता है, उसके बाद आपका 4 पाई का मान 1 होता है, समझ रहे हैं। आपका 6 पाई का मान 1 होता है।
आपके 8 पाई का मान 1 होता है। डॉट 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 डॉट। हम इसको आगे देखिए, अगर व्यापक रूप दें इस समीकरण का, आपसे अगर पूछा जाए कि समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर की शर्त क्या है, तो कलांतर की शर्त ये है कि उसका मान 1 होना चाहिए। फाई का मान क्या रखा जाए कि 1 हो जाए, तो फाई का मान अगर 0 अंश रख देंगे तब भी 1 मिलेगा, 2 पाई रखेंगे तब भी 1 मिलेगा, 4 पाई रखेंगे तब भी 1 मिलेगा, 6 पाई रखेंगे तब भी 1 मिलेगा। डॉट डॉट डॉट। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसका व्यापक रूप क्या मिलेगा? इसका व्यापक रूप आपको मिलेगा 2m पाई, ठीक। या हम लिख सकते हैं फाई बराबर 2m पाई। ये हो गया एक व्यापक रूप, जहां आप m बराबर क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कुछ भी लिख सकते हैं। m प्राकृतिक संख्याओं को व्यक्त करता है पूर्ण संख्या के साथ। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए m का मान 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे 2 पाई, 2 रखेंगे 4 पाई, 3 रखेंगे 6 पाई और 4 रखेंगे तो 8 पाई। इस प्रकार से मिलेगा। ये क्या है? ये आपको मिल गया समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर। तो अगर इतना मिल गया तो पथांतर कितना मिलेगा? कलांतर तो मिल गया, पथांतर क्या होता है ये नहीं बताया गया आपको। पथांतर होता है तरंगों के संचरण में जब कोई तरंग, 2 या 2 से अधिक तरंगें किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु तक पहुंचने में उनके बीच में पथों का कितना डिफरेंट है, उसी डिफरेंट को पथांतर कहा जाता है, अंतर को पथांतर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यहां पर है, इस बिंदु पर 2 तरंगे कहीं से चलकर आ रही हैं, दोनों तरंगे जाके वहां पर मिलती हैं, तो बिंदु मान लीजिए यहां पर x है, बिंदु x तक पहुंचने में दोनों तरंगों के बीच में कितना पथांतर है, कितना पथ का अंतर है, वही पथांतर कहलाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो पथांतर आप अगर लिखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो पथांतर का मतलब यही होगा किसी बिंदु तक पहुंचने में क्रमशः 2 तरंगों के पथों के बीच का अंतर। किसी बिंदु तक पहुंचने में क्रमशः 2 तरंगों के पथों के बीच का अंतर पथांतर कहलाता है। और यहां पर आपको मिलेगा पथांतर। पथांतर पथांतर को हम डेल्टा x या डेल्टा लैम्डा से भी व्यक्त करते हैं। डेल्टा x बराबर होता है लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर। ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। पथांतर बराबर होता है लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर। अब आप अगर इसको लिखते हैं तो डेल्टा x बराबर लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर कितना मिला है? 2m पाई मिला है ना। अब आप देखिए जब इसको हल करेंगे तो आपको डेल्टा x बराबर मिलेगा 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आपको मिल जाएगा m लैम्डा। ये हो गया आपके समपोषी व्यतिकरण के पथांतर की शर्त। जहां यहां भी आप वही लिखेंगे, जहां m बराबर 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इतना मिलेगा आपको। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या मिल सकता है, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा x इक्वल टू m का मान 0 रखें तो 0, 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा, 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा, 3 रखेंगे 3 लैम्डा, 4 लैम्डा डॉट डॉट डॉट। ये पथांतर है, आप इसको याद रखिए। अब ये देखिए आपको कलांतर मिल गया, इतना होना चाहिए, पथांतर आपको इतना मिलना चाहिए। इसके बाद आगे देखिए जब इसका यूज यहाँ किया जाएगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण, किससे? समीकरण 4 से। जब समीकरण 4 से हल करेंगे तो 4 से आपको a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 0 अंश, cos 0 अंश, cos 0 अंश का मान 1 होता है। a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो आप 1 लिखिए या ना लिखिए, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जैसा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू
a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग है, समान घातें हट जाएंगी, आपको मिलेगा a बराबर a1 प्लस a2, या लिखा जाएगा a मैक्स मतलब मैक्सिमम मान जो होगा वो दोनों की तरंगों के योग, सामान्य योग के साधारण योग के बराबर होगा। ये आपको मैक्सिमम आयाम मिल गया। अब आगे देखिए, इसी प्रकार समीकरण 5 से, समीकरण 5 से जब आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 इंटू I2। अब देखिए कास फाई का मान यहाँ जैसे 0 कास 0 अंश रखा गया वैसे यहाँ भी रखा जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर यहाँ समझ में आपको आ गया है तो आप यहाँ इतना ही लिख सकते हैं। आगे देखिए, ये आपका एक समीकरण मिल गया, आप चाहें तो यहीं तक छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा सा और इसका आप सरल रूप लिख सकते हैं। उसके लिए क्या है, हम लिख सकते हैं या I इक्वल टू, ये जो I1 है इसको लिख सकते हैं अंडर रूट I1 स्क्वायर, I2 को अंडर रूट I2 स्क्वायर, और आगे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा +2 अंडर रूट में I1 इंटू I2। देखिए ये I1 इंटू I2 को अंडर रूट नहीं करेंगे, हमारा मेन मकसद है इसको a प्लस बी जैसा बनाना। तो आगे देखिए हम लिख सकते हैं I इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये भी जैसा होगा कि नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसको लिखते हैं तो लिखने के लिए आपको क्या मिलेगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 पूरे का होल स्क्वायर लिखेंगे, या I मैक्स इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस I2 अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। बस इतना ही रहने दीजिए, ये हो गया आपका व्यापक रूप। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अब विनाशी व्यतिकरण की ओर। संपोषी हो गया, विनाशी व्यतिकरण की ओर। विनाशी व्यतिकरण, अब विनाशी व्यतिकरण क्या होता है इसको भी पहले समझ लेते हैं। विनाशी व्यतिकरण मतलब अध्यारोपण की अवस्था में जब व्यतिकरण होता है तो बताया गया है कि माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम मिलेगी उन बिंदुओं के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहा जाएगा। तो फिर यहाँ पे ध्यान देंगे हम, अब इन दोनों समीकरण का मान न्यूनतम प्राप्त करना है। तो न्यूनतम प्राप्त करने के लिए क्या देखा जाए, अगर आप न्यूनतम प्राप्त करना चाहते हैं तो न्यूनतम कैसे प्राप्त होगा भाई, न्यूनतम प्राप्त वहां भी यही बात कही जाएगी कि यहां पर भी फाई पर ही ध्यान दिया जाएगा। तो फाई का मान अब की बार न्यूनतम करना है। देखिए न्यूनतम, अगर आप इसको 0 कर देते हैं और इसको घटाते हैं, मतलब I1 तो प्लस का है, I2 भी प्लस का है, तीसरा पद भी प्लस का है, लेकिन इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कोण पर, फाई पर। फाई का मान +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसकी स्थिति में आप देखेंगे, अगर आप मानिए कि ये पूरा कास फाई का मान 0 कर दिया जाए, तो जब 0 कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा I1 प्लस I2। अच्छा ठीक है, अब अगर इसको 0 ना करके माइनस कर दिया जाए, तो माइनस जब आप करेंगे तो I1 प्लस I2 -2 I1 I2 रूट में मिलेगा। अब आप देखिए, अगर हम कहें कि हमारे पास एक समीकरण है x1 प्लस x2 माइनस x3 और x1 प्लस x2, इन दोनों समीकरण में बड़ी वैल्यू किसकी होगी, बड़ी वैल्यू भैया इसकी होगी, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं घटाया जा रहा है, दोनों को केवल जोड़ के छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन इन दोनों को देखिए जोड़ा जा रहा है और उसके बाद इसको जोड़ने के साथ साथ इसमें से कुछ और घटाया भी जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कम मिलेगा, यहाँ ज्यादा मिलेगा। तो अगर इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया हो तो आप दिमाग लगाइए, इसका मान माइनस में रखा जाएगा, मतलब कास फाई का मान माइनस में हो तब आप रख सकते हैं, और माइनस का मतलब -1। तो कास फाई का मान -1 कब होगा, उसके लिए हम लिखेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए
व्यतिकरण के लिए फाई बराबर 180 मान पर -1 होता है। काश 180 अंश का मान -1, काश 3 पाई का मान भी -1 होता है, 5 पाई का मान -1 होता है, 7 पाई का मान -1 होता है, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से आप पाई के जो विषम गुणज होते हैं उनका मान -1 होता है काश के लिए। अब अगर इसको व्यापक रूप देना चाहते हैं तो लिखा जाएगा 2m-1 इंटू पाई लिख सकते हैं, ये व्यापक रूप हो गया। इसको या लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 2m-1 इंटू पाई। अब देखिए यहां पर शुरू में लिखा जाएगा जहां m इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये। अच्छा एक चीज और देखिएगा, यहाँ m का मान 1 से शुरू हो रहा है, वहां m का मान 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ भी 0 से शुरू हो सकता है अगर यहीं आप प्लस कर दीजिए तो, लेकिन यहाँ 0 से शुरू ना किया जाएगा। उसका एक कारण होता है, वो कारण आपको आगे मिलेगा जब आप यंग का द्विक रेखा छिद्र अनुप्रयोग पढ़ेंगे तब। तो तब तक के लिए हम इतना समझते हैं कि m का मान अगर विनाशी है तो 1 से शुरू होगा और समपोषी है तो 0 से शुरू होगा। अगर आप 1 रखते हैं तो 2 में से 1 गया 1 पाई, और आप अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 में से 1 निकल गया 3 पाई, और अगर आप 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 में से 1 निकल गया 5 पाई। मतलब ये आपका व्यापक समीकरण सही है। अब इसके बाद आगे देखिए क्या मिलता है आपको, यहाँ लिखेंगे पथांतर। पथांतर बराबर क्या होता है, पथांतर डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, डेल्टा एक्स बराबर होता है λ/2 पाई इंटू कलांतर। तो यहाँ डेल्टा एक्स बराबर λ/2 पाई इंटू कलांतर का मान कितना मिला है 2m-1 इंटू पाई। देखिए पाई से पाई कट जाएगा बाहर है, और उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं 2m-1 इंटू λ/2 डेल्टा एक्स बराबर, देखिए ये 2m-1 इंटू λ/2, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स इक्वल टू, अगर हम 2 से अंदर गुणा कर दें तो ये भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2m/2 -1/2 और इंटू लैम्डा। और सरल तरीके से लिखें तो डेल्टा एक्स बराबर आपको मिल जाएगा 2 से 2 कट जाएगा m-1/2 इंटू लैम्डा। इसको भी हम मान सकते हैं, हल करने पर इतना आ रहा है। तो ये हो गया विनाशी का आपका कलांतर, ये हो गया आपके विनाशी का पथांतर। अब हम आगे देखते हैं फिर वही बात विनाशी व्यतिकरण के लिए समीकरण 4 से। जब समीकरण 4 आप यूज करेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 180 अंश। cos 180 अंश का मान -1 होता है, तो a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 मिलेगा। अब देखिए ये a माइनस b के होल स्क्वायर जैसा हो गया, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू a1 माइनस a2 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ दोनों तरफ वर्ग है तो आप लिखेंगे a, मिनिमम मान मिल रहा है ना, तो इक्वल टू आपको मिलेगा कितना a1 माइनस a2। आई होप आपको ये मिनिमम वैल्यू समझ में आ गई होगी, एम्पलीट्यूड की इतनी मिलेगी। अब इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार समीकरण ये आपका 5 है, इससे क्या मिलेगा, समीकरण 5 से आपको मिल जाएगा i इक्वल टू i1 प्लस i2 माइनस 2i1 i2 का होल स्क्वायर। तो जैसे उसमें चेंज किया गया था ना, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, गलत नहीं है ये। उस वाले में प्लस लगा के ऐसे छोड़ सकते हैं, यहाँ तक ये भी सही है, लेकिन और सिंपल हल। आशा करते हैं कि आज का ये सेशन
आप लास्ट तक देख रहे हैं और आपके लिए बहुत ही यूजफुल हुआ होगा, समझ में आई होगी पूरी बात। और अगर कम समझ में आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप 1-2 बार और देख लीजिए, बढ़िया से समझ में आ जाएगी। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के सेशन में बस यहीं तक रहते हैं और इसके बाद अभी आपको व्यतिकरण की कुछ शर्तें देखनी है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, तो यदि आप वीडियो में नए हैं, मतलब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि आपका फीडबैक हमारे पास तक पहुंचे, हम समझ सकें कि हम कुछ आपके लिए कर पा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।